नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आपके साथ आज एक खास मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। उनका नाम है देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के साथ साथ एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा जिनके पास है। जी हां, नितिन गडकरी। वो ऐसे राजनेता हैं जो दिल से बात करते हैं। राजनीति की अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, राजनीति में अपनी मर्यादाएं होती हैं, पार्टी का अपना एक विजन होता है और देश के लिए जो सरकारें तय करती हैं उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है। लेकिन नितिन गडकरी न केवल बिजनेस कम्युनिटी को समझते हैं बल्कि देश की जो जरूरतें हैं उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैंने एक पत्रकार के तौर पर जब उनको कवर किया तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे बड़े नेता हैं जिनका विजन न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से बेहद अहम है। और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं नागपुर से सीधे नितिन गडकरी जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा जब पहली बार आपसे वास्ता हुआ था तब इस तरह के सवाल जवाब मेरे होते नहीं थे। पार्टी के आप मुखिया बने थे, आप नागपुर से सीधे 11 अशोका रोड आए थे। आपके बारे में कहा जाता है कि जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं। राजनेता हमेशा हमने कुर्ते में, जैकेट में और एक अंदाज में देखा है, लेकिन आपको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि आप सीईओ हैं किसी कंपनी के। तो ये अंदाज शुरू से है या आपको लगता है कि सीईओ रहना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आप बिजनेस को भी समझ पाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी को भी समझ पाएंगे और देश को भी समझ पाएंगे? देखिए, मैं कोई सीईओ हूँ ऐसा तो कोई मेरा भी मत नहीं है, पर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का ये किया है, का डिग्री ली है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में समझता हूँ। मेरी रुचि खेती में है और गांव गरीब मजदूर किसान की समस्याओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। ट्रेड यूनियन में भी काम करने का मौका मुझे मिला और बहुत से करीब 1 लाख से ज़्यादा मजदूर जिस यूनियन के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उसका भी अध्यक्ष रहा। तो एक बार मैं इंटक का अध्यक्ष करके भी चुना गया था बीजेपी में रहकर। पर वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे देश के लिए विशेष रूप से जो बीओटी, पीपीपी, रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कुछ मौका मुझे काम करने का मिला है और इसलिए देश की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है इसके बारे में हर समय मैं चिंतन करते रहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बने और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, और इसका संकल्प करके हमको चलना होगा। और ये चलते समय निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि समस्या आएगी, अड़चनें आएंगी, तो हम लोग समस्याओं का अवसरों में रूपांतर करें। कन्वर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, नॉट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। और ये मुझे लगता है कि हम लोग चलते रहे, निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे और अभी जो संकट है थोड़ा सा उसमें से हम निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, मैं आज इस भूमिका में हूं कि मैं आपका निंदक नीरज राखिया की भूमिका भी निभाऊंगा, क्रिटिक के तौर पर भी आपसे सवाल करूंगा, और दूसरा उन लोगों का दर्द मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। मैंने कुछ लोगों से बात की है तो वो रखूंगा। सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त आपके सामने है, पूरे देश के सामने, आपकी सरकार के सामने है कि वो एमएसएमई सेक्टर जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है वो डिस्ट्रेस में है। ये किसी सरकार का किया हुआ नहीं, कोरोना ऐसी महामारी है जिसने पूरे दुनिया में तबाही मचाई है। लेकिन आज के दौर में आपके पास क्या रोड मैप है कि वो लोगों का रोजगार बचा पाएं, वो लोग अपनी कंपनियों को बचा पाएं और जो डिस्ट्रेस है उसको भी कम कर पाएं? क्योंकि आपने एक तरफ कहा है कि किसी को हटाना नहीं है, सैलरी भी देना है और उनको अपने आप को बचा के भी रखना है। ये कैसे संभव है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एमएसएमई हमारे देश के इकोनॉमी का सबसे मजबूत आधार है। हमारे जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई की हमारी इंडस्ट्री करती है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और अभी तक 11 करोड़ लोगों को जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किया है। तो एमएसएमई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है और रोजगार की क्षमता बढ़ानी है। तो ये उसी समय संभव होगा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में आएगी और उसके कारण ही रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और देश भी सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एमएसएमई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस समय एमएसएमई बहुत संकट में है और इसका कारण यही है कि पहले ही
एमएसएमई काफ़ी समस्याओं का सामना कर रही थी। विशेष रूप से एमएसएमई इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और मेजर इंडस्ट्री को जो छोटे छोटे लोग जो माल सप्लाई करते हैं, उनका समय पर पेमेंट नहीं मिलता, अटक के रहता है। उनके लिए वो तो ऑक्सीजन जैसा है और ये अमाउंट बहुत बड़ी है। और इसलिए अभी मेरे 15-20 दिन से मैं जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, तो पहले मैंने सभी बड़े उद्योगपतियों को ये रिक्वेस्ट की कि आप पहला काम अगर कुछ करिए तो जो छोटे लोग हैं उनके पैसे तुरंत दीजिए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार, भारत सरकार और उनके अंडरटेकिंग में भी बहुत बड़े पैसे फंसे हुए हैं। अगर ये पैसे उनको मिल जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। विशेष रूप से जो एमएसएमई है उनके लिए 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की बात भी की है। और इसके साथ साथ जो हाउसिंग लोन है, बिल्डिंग लोन है, इंडस्ट्री का लोन है, जिसको हम टर्म लोन कहते हैं, इनको सबको 3 महीने के लिए डिफर पेमेंट भी कराया है। नितिन जी, एक जो बड़ा अहम सवाल आता है कि अगर मैं एक फैक्ट्री को चलाता हूं तो मेरे लिए मुझे अपने जो लेबर है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिस्टम है, उसको भी दुरुस्त रखना है, उसको बचा के रखना है। कई जगह ऐसी कंडीशन आ गई है कि सरकारों ने ढील तो दे दी है, लेकिन बहुत से ऐसे मुश्किलें आती हैं कि कहीं कोई कंटेनमेंट एरिया है, कहीं कोई रेड जोन है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। उनकी चुनौती यह है कि उनके पास जो लोन चल रहा है उस लोन को भी उनको पे करना है, रीपे करना है। उनके आगे का जो माल सप्लाई थी वो पूरी ठप पड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया का एक सिनेरियो है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों ने, खासतौर पर मैं अमेरिका या यूरोप की बात करूं, हम उनसे तुलना नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम बनाया कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, उनके पीएफ के अकाउंट हैं, ईपीएफ के अकाउंट हैं या बाकी सिस्टम होता है, तो उनको सीधे सैलरी के तौर पर सपोर्ट सरकारों से मिल गया। मैं जानना चाहता हूं कि कारोबारियों ने आपसे ये कहा, गुहार लगाई कि साहब हम तो मुश्किल में हैं, हमने 1 महीने की सैलरी दे दी, दूसरे महीने की सैलरी देने की स्थिति में है नहीं, लेबर सारी जा चुकी है, लोग अपने अपने घरों को भाग रहे हैं, ये फैक्ट्रियां रीओपन कैसे होंगी, हम कैसे खड़े होंगे, हमारे तो दोनों पैर बंद गए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जापान ने इस कोरोना संकट का सामना करने के लिए अपने जीडीपी की 12% अमाउंट कम से कम उसके लिए प्रोविजन की है, जहां तक अमेरिका ने $2 ट्रिलियन की प्रोविजन की है। पर एक बात दिलीप जी याद रखिए कि जापान की इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी, इसमें बहुत हमारी इकोनॉमी, इसमें बहुत अंतर है। हमें यही करना है कि सबको साथ लेकर आगे चलना है, कोई फिसल न जाए, सबको संभाल कर, जैसे अटल जी ने कहा था कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब स्टेक होल्डर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, किसी को गिरने नहीं देंगे, किसी को फिसलने नहीं देंगे और सब एक दूसरे को संभाल कर आगे निकल जाएंगे इस संकट से। यही हमारा प्रयास है और इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आपने सामने रखे हैं उन सब प्रॉब्लम को हम एड्रेस भी कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। नितिन जी, अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप टास्क मास्टर हैं, बहुत टफ हैं टास्क के मामले में, कि आप डेडलाइन फिक्स करते हैं और कहते हैं काम पूरा करो, और जो घटिया काम करता है कई बार आपके हवाले से सीधा नहीं आता, आप कहते हैं कि जो गड़बड़ काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो बुलडोजर के नीचे आ सकता है। अब मैं इस पर नहीं कहूंगा कि आपको, मैं चाहता हूं कि कोरोना के संकट में लाल फीताशाही, अफसरशाही, नौकरशाही, एक 3 दिन का काम होता है, उसको सालों लग जाते हैं। तो उद्योगपति पैसा डालना चाहता है, लोगों को रोजगार देना चाहता है, उसको इतना घुमाते हैं। तो क्या कोरोना के संकट में कोरोना लोगों की जान लेने के बजाय अफसरशाही, लाल फीताशाही, ये जो पुलिस का अत्याचार, कई बार हमने पुलिस की नई तस्वीर देखी है, हीरो के तौर पे हम पुलिस को देख रहे हैं अभी, लेकिन ये लगातार हीरो बनी रहे कि वो उद्योगपतियों को, एमएसएमई के लोगों को या और भी रियल एस्टेट के लोगों को तंग ना करे। फिर दूसरा जो एक स्टेट के मामले है, ये आपके मामले नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक राजनेता हैं, आपका विजन जो है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपके पास सड़क परिवहन मंत्रालय है, लाखों करोड़ की आप सड़कें बना रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर आपके पास है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना क्या इस रेड टेपिज्म को खा जाएगा, उसको खाना नहीं चाहिए क्या? इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपकी मंशा अच्छी है, आपके प्रधानमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है, आपकी राज्य सरकार है, जहां जहां देखो वहां भगवा झंडा लहरा रहा है। आप तो कहते हैं कि अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह आप ही हैं, लेकिन ये रेड टेपिज्म कब खत्म कर पाएंगे गडकरी जी? देखो, पहली बात तो है कि कोरोना का संकट जो है, जो वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है, आर्टिफिशियल वायरस है। ये लेबोरेटरी में पैदा हुआ है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। और ये जिस प्रकार से आया, अमेरिका में कितनी बर्बादी हुई, जर्मनी में कितनी हुई, फ्रांस में कितनी हुई, इटली में कितनी हुई, यूके में कितनी हुई, उस तुलना में भारत बहुत बचा हुआ है।
और इसलिए कोरोना के संकट के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को लड़ना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे गोवा और अरुणाचल, ये दोनों राज्यों में कोरोना के जो ये है पेशेंट है अभी लगभग 0 है। और केरल में पहले बढ़ रहे थे, पर केरल ने इसमें अपने प्रयासों से जीत हासिल की और अब केरल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ। जो केरल कर सकता है, जो अरुणाचल कर सकता है, जो गोवा कर सकता है, वो देश के बाकी भी राज्य कर सकते हैं और उसी बात पर वो सब लोग काम कर रहे हैं। ये इस तो पहली बात तो कि ये लाल फिरशाई जो है कोरोना का सामना करने के लिए, ये कहीं बीच में नहीं आनी चाहिए। इस समय राज्य सरकार, भारत सरकार में कोई राजनीति नहीं है। हम सब लोग मिलकर चल रहे हैं और हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी है। पर जहां तक ये आर्थिक रेड टेपिज्म जो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगता है, वो भी हमने लगभग निकाल दिया है। अभी हमने सब बातों के लिए ई गवर्नेंस की व्यवस्था की है। हमने तो 60 मिनट में लोन मंजूर करने की बात की और अभी मैंने एक साइट पे देखा कि चाइना में केवल 3 मिनट में लोन सैंक्शन होते थे। तो वो केवल उसके टैक्स का रिकॉर्ड, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, उसका प्रोजेक्ट फोटोग्राफ जो जानकारियां वो देते हैं और तुरंत लोन मंजूर होता है। और इसलिए निश्चित रूप से अभी आपके ही टीवी पर मैं देख रहा हूं कि अपना मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने श्रम कानून में बदल करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक एग्रो एमएसएमई करके नए कंसेप्ट ला रहे हैं कि गांव में इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसके लिए ज्यादा कंसेशन मिलेंगे। और इसके साथ जैसे एग्रो एमएसएमई है, अभी देखो ये फिशिंग का इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी, ये 5 लाख करोड़ की बन सकती है। अभी हमारे जो बोट है, फिशरमैन है, वो केवल 5 नॉटिकल माइल तक जाते हैं। अभी हम 100 नॉटिकल माइल जाने वाले स्पेशल हमने ये तैयार किए हैं ट्रॉलर, कि जो हम लोग फिशरमैन को देने वाले एमएसएमई के अंदर, ताकि वो 100 नॉटिकल माइल जाएंगे तो फिशिंग का उत्पादन 5 गुना बढ़ेगा। तो धीरे धीरे हमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, यहाँ भी ध्यान देकर वहाँ इंडस्ट्री जानी पड़ेगी और वहाँ रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। और अगर वो खड़ा हुआ वहाँ रोजगार, तो वो लोग काहे के लिए मुंबई में आएंगे, काहे के लिए चेन्नई, बेंगलोर जाएंगे, काहे के लिए दिल्ली आएंगे। तो ये थोड़ा सा उद्योगों का विकेंद्रीकरण कैसे करना, इसका भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये कैसे पहुंचे। दूसरा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग, आपने पता होगा कि हमारा टर्नओवर विलेज इंडस्ट्री का इस साल 87,000 करोड़ है और अब हम उनको 2 साल में 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। हमारे गाँव में जैसे इथेनॉल की इंडस्ट्री है, मैं चाहता हूँ कि 500 डिस्टिलरी खोले। नितिन जी, आपके पास सबसे अहम जो मंत्रालय है वो है सड़क परिवहन मंत्रालय। आपके पास दिल्ली मुंबई हाईवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके पास 22 ग्रीन जो हाईवेज हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो आप बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप काम करते हैं, जो आपका अंदाज है और जो बिजनेसमैन जो चाहता है कि भाई साहब ये लाल फीताशाही खत्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, वहां पर भी वो संकट से जूझते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी की सरकारें इसलिए लाल फीताशाही, मैं कह रहा हूं कि जो बिजनेसमैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो लाल फीताशाही से परेशान रहता है, दूसरा वहां पर जो उनसे खाने वाले, लूटने खसोटने वाले, चाहे वो कोई हो, वो चाहे वो अपराधियों की एक पूरी गैंग हो या अंडरवर्ल्ड, अब तो वो खत्म हुआ है, लेकिन कुछ लोग स्थानीय स्तर पर उसको परेशान करते हैं। तीसरा, वो परेशान रहता है अपने आपस की लड़ाई झगड़े से परेशान रहता है कि इतनी मुकदमेबाजी हो जाएगी कि वो प्रोजेक्ट ही आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि लाल फीताशाही तो मोदी जी आने के बाद काफी बड़े प्रमाण पर गई है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर चुका हूं पिछले 5 साल में। मैं, हमारा बजट शिपिंग में 800 करोड़ का था और हमने सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया था, वो 6.5 लाख करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम हमने 6.5 लाख करोड़ के काम किए और केवल 800 करोड़ का बजट था। पोर्ट के जो प्रॉफिट्स है वो 7,000 करोड़ हुए और निश्चित रूप से इतना बहुत बड़ा बदल हो गया। तो मुझे क्या लगता है, लाल फीताशाही को बदलने में मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। रेड टेपिज्म को हम निकाल देंगे, ई गवर्नेंस को लाएंगे और जो इंस्पेक्टर राज है उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ा हमारी जड़ है, जो हमारी समस्या है, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, करप्शन फ्री, ऐसी सरकार, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है
और यही हम इसके लिए निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये लाल पिचाई को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। नितिन जी, एक बात और आती है कि उद्योगपति की चिंता ये होती है कि हमने उद्योग लगा दिया, हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी, सब कुछ नियम कानून के तहत कर दिया, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो सीधे तमाम ऐसे नियम थे कि सीधे मुकदमा जो है उस व्यक्ति पर होगा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो उसकी चिंता यह है कि हमने पूरा ढांचा खड़ा किया, हमने नीचे का सिस्टम मजदूरों से लेकर अफसरों तक का पूरा एक सिस्टम खड़ा किया जगह जगह की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन हमको विलेन बना दिया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सारी समस्या की जड़ हम ही है। जब देश में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य सरकारें चलती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चलता है, या अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें जो जिम्मेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर आपने समय पर फायर एनओसी देने के बाद समय पर चेक नहीं किया कि गड़बड़ी तो नहीं हुई, समय पर आपने और व्यवस्थाएं चेक नहीं की, तो जो अफसर हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जिसने उद्योग लगाया, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, वो कल्प्रिट बन जाता है और फिर वो भागते फिरता है कि साहब गलती हो गई, अब इस धंधे में आने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही अच्छे थे बिना धंधे के। देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो उद्योग लगाता है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और जब तक हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और ऐसे समय जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कुछ गलती की, कानून का भंग किया तो कार्रवाई हो सकती है, पर केवल उनको जिम्मेदार पकड़ के विलन नहीं बनाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, रोजगार देने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ नागपुर में एक मियान करके बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी फैक्ट्रीज आई है, तो वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो 50,000 लोगों को रोजगार देने का मैंने संकल्प किया था, तो 5 साल में पिछले करीब 30,000 लड़कों को वहाँ काम मिला है। और अभी मैं कोशिश करते रहता हूँ, तो मैंने कहा था एक बात कि कोई 500 करोड़ अगर हमारे यहाँ म्यान में इन्वेस्ट करेगा तो मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। ये इसलिए कहा था कि मेरे यहाँ के कम से कम 5,000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, कोई नया उद्योग आएगा। तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लड़कों को रोजगार कैसे मिले, अपने जीवन को वो कानूनी मार्ग से कैसे जी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये वेल्थ क्रिएटर नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। क्रेडाई जो हमारी रियल एस्टेट कारोबारियों की जो संस्था है, उसका क्या चिंता है इस वक्त रियल एस्टेट को? लेकिन सीधे आपका डिपार्टमेंट भले ना आए, लेकिन आपकी सरकार है, आप सरकार में प्रमुख मंत्री हैं, इसके करीब देश भर में 20,000 मेंबर्स हैं, और उनका क्या एक आपसे एक निवेदन है, जरा आप सुन लीजिए पहले, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। नमस्कार नितिन जी। नितिन जी, इस दौर से निकलने के लिए सारे व्यापार को, बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को लिक्विडिटी की जरूरत है। अगर सरकार आरबीआई के साथ मिलके ऐसी इंस्ट्रक्शंस बैंकर्स को दे और ऐसा कंफर्ट दे कि वो सब बिजनेसेस को जितनी भी उनकी सैंक्शन लिमिट्स हैं उसमें 10 से लेकर 20% तक और एडवांसेस दे दिए जाएं, क्या कहेंगे नितिन जी? नहीं, इनका कहना सही है। इस समय रियल एस्टेट के लिए ही नहीं, के लिए आरबीआई से हमको क्या जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 20% तक बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार जी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है कि मार्केट में लिक्विडिटी आनी चाहिए, और लिक्विडिटी आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को हमको गति देनी होगी। अब जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने पिछले 5 साल मेरे मंत्री पद के कार्यकाल में हमने करीब 17 लाख करोड़ के वर्क अवार्ड किए, पोर्ट, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेस और रोड में। और अभी हमने तय किया है कि हमारा इसमें रोड में 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड के हम काम अवार्ड करेंगे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। गडकरी जी, आपको लोग पुलकरी के नाम पर भी जानते हैं, इतने पुल बना दिए थे आपने महाराष्ट्र में, और इतने सारे नागपुर को एकदम शक्ल बदल दिया आपने, मेट्रो और पता नहीं क्या क्या। मैं जरा एसोचैम से जुड़े हुए कुछ और नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुना देता हूं कि जो एसोचैम से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट के चेयरमैन हैं एस के जिंदल साहब, वो आपसे कुछ बात रखना चाहते हैं, रियायत मांग कर रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं, फिर आपका एक रिएक्शन लेता हूं। माननीय गडकरी जी, नमस्कार। मेरा नाम एस के जिंदल है और मैं एसोचैम को रिप्रेजेंट करता हूं। चाइना एक्सपोर्ट में इसलिए सफल है क्योंकि वहां की सरकार
एक्सपोर्ट को फेवर करती है, सपोर्ट करती है और सब्सिडाइज करती है। 31 मार्च 20 तक जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हमारे एमएसएमई सेक्टर को अवेलेबल थी, अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। मेरा सुझाव है कि आप इसको और ख़राब होने से बचाएं और इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 5 साल के लिए और बढ़ा दें। समय चाइना ने जो जो प्रयोग किए थे उनका सबका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अलीबाबा का एक था कि उन्होंने पोर्टल बनाया मार्केटिंग का, तो उसी आधार पर हम भी देश में एक एमएसएमई को पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इस संकट का रूपांतर, इस आर्थिक लड़ाई का रूपांतर आपत्ति का हम इष्टापत्ति में करके हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। और हमने इस परिस्थिति का एडवांटेज लेना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से हमारी जो एमएसएमई है उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भी इसके लिए काम पे लगे, राज्य सरकार भी लगी है। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदारी दी है। सभी देश के एम्बेसडर से भी हम बातचीत कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। जो बात अभी जिंदल साहब ने कही है कि ये जो स्कीम के बारे में, तो मुझे भी लग रहा था कि ये स्कीम शुरू है, पर मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। पर ये इनकी बात पर मैं तुरंत ध्यान दूंगा और इसको एक्सटेंशन देने के अगर दे सकता हूं तो पूरे देने का काम करूंगा। और मैं उनको ये कहूंगा कि जैसे भी ये लॉकडाउन बंद होता है और मैं दिल्ली में आता हूं तो मुझे मिलने के लिए आइए, जरूर मैं इसका समाधान ढूंढकर आपको मदद करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी की सरकार ने, एमपी की सरकार ने और कई सरकारों ने अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार भी हो। क्या नेशनल लेवल पर ये बताते हुए ना बताते हुए डिप्लोमेसी को आप बेहतर समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बेहतर समझते हैं, इंटरनेशनल जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इस वक्त चाइना के खिलाफ है उसको आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड, आप बहुत वाइडली ट्रेवल्ड पॉलिटिशियन भी हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको कि दुनिया इस वक्त हमारी तरफ देख रही है, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो, चाहे वो और भी सप्लाई का मामला हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, दुनिया इसलिए भी देख रही है कि हम इतने मुश्किलों में रहने के बावजूद मजबूत रहते हैं। हम अमेरिका की तरह नहीं है, हम इटली की तरह नहीं है, हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं कि हम घुटने टेक दें, क्योंकि हम लड़ने में माहिर माने जाते हैं और कम चीज़ों में गुजारा कर लेते हैं और वसुधैव कुटुंबकम हमारी पॉलिसी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक मंत्री के तौर पर कि फ्यूचर में क्या ऐसा कोई रोड मैप होगा कि सारी सड़कें चाइना की बजाय हिंदुस्तान की तरफ आ जाए? हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा उद्योग चाइना से निकलेंगे वो हिंदुस्तान में कैसे आएंगे। और ये हमारे यहाँ आकर हमारा जैसा चाइना आज एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने के लगभग बन चुका है, वैसे स्थिति में चाइना को रिप्लेस करके हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का कैसे बनेंगे, इसका उपयोग इस आपत्ति का इष्टापत्ति में रूपांतरित करके हमको करना होगा। और हम जरूर पूरी ताकत के साथ लगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा, पर ये इसके पीछे हम सब लोग लगे हैं, ये आप विश्वास रखिए। एसोचैम के पूर्व चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब लेता हूं। Start working from home, it is necessary that we relax the master plan regulations which permit presently only the chartered accountants and the advocates to work from home. So therefore it is necessary that a notification is issued by the Government of India which permits the MSME units to work from home, and they make small offices in their drawing room or a street floor or a basement. नितिन जी, एक नई डिमांड है, नया आइडिया है कि जब घर में बंदी है, लॉकडाउन ही है, तो फिर कुछ नया क्यों ना कर लें? ये मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा सुझाव है और मैं निश्चित रूप से एमएसएमई में ई गवर्नेंस के साथ कोई भी एमएसएमई अपने घर से काम करे वो, और हम अपने ऑफिस से करें और ईमेल पर जो भी वो भेजे और तुरंत उसका काम हो जाएगा। इस प्रकार का ई गवर्नेंस और घर बैठे बैठे सब काम आईटी का उपयोग करके हो, जो उन्होंने सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा है। और मैं मानता हूँ, मैं निश्चित अभी दिल्ली जाने वाला हूँ और निश्चित रूप से इस सुझाव पर भी काम करेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। नितिन जी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक और संस्था है जो बिल्डर्स से जुड़ी हुई है, उनकी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, प्रवीण जैन साहब, उनको सुनते हैं, फिर आपका एक जवाब लेता हूं। माननीय गडकरी जी, मेरा नाम प्रवीण जैन है, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा आपसे कहना यह है कि जो हम परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं, 2 दिन के काम के लिए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगा देते हैं, तो ये हम कैसे इसको ठीक कर पाएंगे? क्या है कि जो मैंने पहले आपको बताया था
कि एक 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ के फ्लैट अब कहाँ से लोग लेंगे? पैसा ही नहीं है। और जो ईएमआई होता है वो उसमें लोग ले नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल का लोन, जो हाउसिंग लोन है वो 20 साल का करो, ताकि वो 20 साल में ईएमआई कम आ जाएगा तो लोग खरीद सकेंगे। जो बने हुए फ्लैट है वो सरकार ले सकती है तो ले ले, ताकि कम से कम लिक्विडिटी आ जाएगी, उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी बातों की चर्चा हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ मैं जरूर करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, ये उनके अधिकार में विषय है। पर निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं इनकी तकलीफें बहुत सही है। निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो भी हो सकेगा, क्योंकि जो 250 उद्योग इनके साथ काम करते हैं वो सब एमएसएमई के हैं और उनको भी जिंदा रखना। कोई टाइल्स बनाता, कोई दरवाजा बनाता, कोई और कुछ बनाता, छोटे छोटे किचन बनाता है। तो ये भी हमारी छोटी छोटी ऐसी 250 इंडस्ट्री है, तो उनको भी निश्चित रूप से जगाने के लिए निश्चित इसके साथ कुछ करना होगा। तो मैं जरूर करूंगा, ये आपको विश्वास के साथ। नितिन जी, आपके जो विपक्षी दल हैं वो इस समय क्रिटिसाइज नहीं कर रहे लेकिन सुझाव दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो मंत्री भी रहे हैं। अब सरकार अब आपकी आ गई है तो अब वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी के सहयोगी हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो आपके क्रिटिक हैं। तो उनको भी जरा सुन लेते हैं कि विरोधी क्या पूछ रहे हैं आपसे। दुनिया भर के देश उद्योगों की एक तरह से राहत पैकेज के रूप में मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार को भी आवश्यकता है आज कि वो छोटे और मझोले उद्योगों को जो रोजगार जनरेट करते हैं उनको आर्थिक पैकेज दें। अगर आप उद्योग को ये कहेंगे कि आप पालन पोषण करो मजदूर का, उसको तनख्वाह दो बिठाए हुए, तो वो कहाँ से वहन करेगा? पहले अर्थव्यवस्था इतनी डैमेज है, तो मैं देश की सरकार को इस ओर विचार करना चाहिए। नितिन जी, वही बात विरोधी भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो बिल्कुल सही है कि इस समय हमको उनके लिए स्वाभाविक रूप से ये आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पैकेज देने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में हमने हमारी पूरी बातें हमारे वित्त मंत्री तक पहुँचाई है, प्रधानमंत्री तक पहुँचाई है। और मैंने आपको पहले इसमें कहा था कि इसकी घोषणा करना मैं बोल नहीं सकता, इसकी चर्चा करना भी उचित नहीं होगा, पर जल्द से जल्द इस प्रकार की कोई घोषणा होगी, इस पैकेज की घोषणा होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नितिन जी, आखिरी सवाल इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले कि मैं आपके सुझाव आपके वित्त मंत्री जी के पास जो सुझाव और भी लोगों ने गुजारिश की होगी, देश के प्रधानमंत्री के पास जितनी तरह की समस्याएं पहुंच रही हैं, तो देश को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है और सबको मिलकर लड़ना है, ये आपने कहा। और आप विरोधी भी आपके साथ हैं इस मामले में कि लड़ना तो है। मैं जानना चाहता हूं कि हम कितनी जल्दी ये देखें कि राहत का पैकेज आएगा, क्योंकि 17 तारीख तक का लॉकडाउन है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि इसकी घोषणा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के लेवल पर ही फाइनल निर्णय होगा। और निश्चित रूप से मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द आएगा। इतना ही मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल रफ्तार देंगे बल्कि आधार भी देते हैं। आपके पास एमएसएमई जैसे मंत्रालय हैं, आपके पास सड़क एवं परिवहन जैसे मंत्रालय हैं, जिस पे हमारी अर्थव्यवस्था फर्राटे से दौड़ पाएगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो अगर आपकी सड़कें मजबूत होंगी तो देश मजबूती से चल पाएगा। बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो आपने सुना, देश के सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं और जो उद्योगों की चिंता उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ये जरूरी है कि जैसे मंत्री नितिन गडकरी हैं, वो कहते हैं कि जो रोजगार देगा, जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, हम उनके पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सबको समझना होगा, सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा, पूरी ब्यूरोक्रेसी को समझना होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा सुनकर सब इस बात पर अमल जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, नई खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं।